हेलो स्टूडेंट, मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। विषय है हमारा निर्देशन एवं परामर्श, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था निर्देशन, जो धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। अब उसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा विद्यालयों में निर्देशन की भूमिका। निर्देशन आंदोलन नियुक्तिकर्ताओं एवं अध्यापकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम अमेरिका में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? अमेरिका में। भारत में इसे एक शैक्षिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया और मनोविज्ञान के अनुसंधान कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में इसे बल दिया और 1954 में केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई, जिसका मंत्रालय नई दिल्ली में है। अब इस ब्यूरो के जो सभी राज्यों में इसके विद्यालय खुल चुके हैं विभाग खुल चुके हैं। निर्देशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। पहला निर्देशन कार्यक्रम है अपना प्रशासकों को निर्देशन कार्यक्रम की आवश्यकताओं का आभास कराना। प्रशासकों को निर्देशन कार्यक्रम की आवश्यकता का आभास कराना। बिना आस्था के किसी भी कार्य को या किसी भी योजना को हम सफल नहीं बना सकते हैं। अतः प्रशासकों का निर्देशन कार्यक्रमों की आवश्यकता पर और इसके महत्व को समझने पर इसके सम्मान के प्रति रुचि जागृत करना बहुत आवश्यक है, जिससे वह योजना को सफल बनाने के लिए साधन जुटा सके तथा अपने कर्मचारियों का सहयोग भी ले सके। जब तक प्रशासक वर्ग में इस कार्यक्रम के प्रति आस्था नहीं बढ़ेगी, तब तक वो इस कार्यक्रम को अपने विद्यालयों में आयोजन करने के बारे में और अपने कर्मचारियों के सहयोग लेकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने में आस्था या रुचि नहीं लेंगे। पहले उन्हें अपने मन में इस कार्यक्रम की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। दूसरा अपना अनुस्थापन कार्यक्रम। अनुस्थापन कार्यक्रम जो कार्यक्रम है वो शैक्षिक तकनीकियों में सुधार करने के लिए किया जाता है। जो अनुस्थापन है उसका मेन जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो भी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा में सुधार करने के लिए, शैक्षिक तकनीकियों में सुधार करने के लिए किया जाता है। निर्देशन हमारे छात्रों के लिए एक नवीन सेवा है। छात्र इसका लाभ तभी उठा सकते हैं जब इससे संबंधित सभी सदस्य इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रवृत्तियों से पूर्ण रूप से परिचित हो। अतः हम इसको निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। पहला है शिक्षकों का अनुस्थापन। क्योंकि अनुस्थापन कार्यक्रम की भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है, तो शिक्षकों के लिए अनुस्थापन, शिक्षकों का अनुस्थापन किसी भी विद्यालय के कार्यक्रम की दार्शनिक पृष्ठभूमि जो होती है, उसका उद्देश्य जो होता है महत्व एवं दूसरे संदर्भित अर्थों से अध्यापक को पूर्णतः परिचित होना चाहिए। इससे शिक्षकों को कार्य विभाजन करने में संस्था प्रदान की भी सहायता मिलती है। जब शिक्षक अपने कार्यों को
विद्यालयों में दार्शनिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि निर्देशन का कार्यक्रम मेन रूप से शिक्षक पर ही निर्भर करता है, क्योंकि एक शिक्षक ही विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करता है, उसे ही एक अच्छी पृष्ठभूमि बच्चों के सामने निभानी पड़ती है, तभी जाकर निर्देशन का कार्यक्रम सफल हो सकता है। और एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के सहयोग से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, संस्था प्रधान की भी इसमें वो सहायता ले सकता है। फिर सेकंड आता है इसमें अपना छात्रों का अनुस्थापन। छात्रों का अनुस्थापन निर्देशन कार्यक्रम मुख्य रूप से छात्रों की शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की सहायता से करते हैं, जिसका उद्देश्य ही यही है कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो अध्यापकों की सहायता के लिए और बालकों की सहायता के लिए। सबसे पहले अध्यापकों की सहायता की जाती है, जो हमने पढ़ लिया है। फिर आता है बालकों की सहायता करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा जाता है, जिससे बालक अपने गुणों का विकास कर सके। फिर आता है तीसरा अपना अभिभावकों का अनुस्थापन। अनुस्थापन का अर्थ पढ़ लिया हमने। शैक्षणिक तकनीकियों में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः माता पिता अपने बच्चों से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। वह बालकों को यह कहकर टाल देते हैं कि अभी आप बड़े नहीं हुए हैं, अभी आप बहुत छोटे हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो निर्णय ज़्यादातर कई बार माँ बाप पर भी छोड़ देते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो अपने निर्णय होते हैं माता पिता अपने बच्चों पर थोप भी देते हैं। इन निर्णयों तथा बच्चों के रुचि, क्षमता तथा भावनाओं में तालमेल न होने पर जो हानिकारक परिणाम सामने आते हैं, उसे संघर्ष, तनाव और अलगाव की स्थिति बालकों के मन में पैदा हो जाती है, और विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी ये होता है कि बालक अपने माता पिता के विरोध में भी हो जाता है। अतः माता पिता को भी अनुस्थापन कार्यक्रम में सहयोग या निर्देशन कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिए, तभी निर्देशन का कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। इसके बाद अपना सेकंड पॉइंट खत्म हुआ, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम। थर्ड पॉइंट है अपना छात्रों की निर्देशन आवश्यकताओं का अध्ययन। छात्रों की निर्देशन आवश्यकताओं का अध्ययन। छात्रों के निर्देशन आवश्यकताओं का अध्ययन। निर्देशन कार्यक्रम से सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है या निश्चित किया जाता है कि इसमें किन गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, बालकों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, और किन गतिविधियों को शामिल करने से बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। यह एक पूर्ण नियोजित कार्यक्रम होता है, जिसमें पहले बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान किया जाता है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में ही इसके कार्यक्रम डिसाइड होते हैं। अगला पॉइंट है अपना उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण। उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण। हमारी शालाओं में या विद्यालयों में जो भी साधन उपलब्ध होते हैं,
हमें उन्हीं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करना चाहिए। केवल भौतिक साधन ही नहीं बल्कि प्रवृत्तियां तथा शाला के संचित अभिलेख पद्धति, दल पद्धति कार्यक्रम, सहगामी क्रियाएं आदि भी निर्देशन कार्यक्रम का हिस्सा हो सकती है। जैसे हम कभी भी कोई भी जनरल वे में कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर में ही देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामग्री उपलब्ध है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले भी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस व्यू को बनाने के लिए उपलब्ध होगी। जब हम अपने संसाधनों को देख लेते हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये है और क्या नहीं है, ये सबसे लास्ट में ढूंढते हैं, तब जाकर हम उसके लिए बाहर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्देशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें विद्यालय में भी जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं उन्हें पहले देखना चाहिए, क्योंकि निर्देशन एक ऐसा कार्यक्रम है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित की श्रेणी में, अभी इसको आने में थोड़ा समय लगेगा। अतः विकासशील देशों में संसाधनों की अभी कमी ही और मेन रूप से निर्देशन, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे भारत में अभी नया है और इसके क्षेत्र में ज़्यादातर खोज वगैरह अभी नहीं हो पाई है। इसलिए हमारे पास जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं में हमें हमारी जो छिपी हुई प्रवृत्तियां हैं उनका विकास करना है। जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं के नियोजित हमें एक कार्यक्रम को संचालित करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल संसाधन, भौतिक संसाधन जिन्हें हम कह सकते हैं, वो ही हमारे निर्देशन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, बल्कि निर्देशन कार्यक्रम का हिस्सा दल पद्धति, आपसी सहयोग, सहगामी क्रियाएं आदि भी हो सकती है। निर्देशन कार्यक्रम शालाओं में अंशकालीन होते हैं, अतः शिक्षकों के सहयोग से ही निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि निर्देशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूर्ण रूप से अभी विद्यालयों में लागू नहीं हुआ है, इसलिए इसके कुछ समय के लिए ही प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है और थोड़े समय के लिए ही इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनके लिए बहुत सारे साधन जो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको नहीं खरीद सकते। जैसे हमारे पास जो भी साधन है हम केवल उनकी उपलब्धता में ही निर्देशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा कार्यालय सहायता। कार्यालय सहायता निर्देशन कार्यक्रम से जुड़े कार्यों के लिए क्लर्कीय कर्मचारियों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों की सूची को व्यवस्थित तरीके से रखना, पत्र व्यवहार से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इन सभी कार्यों को क्लर्क की सहायता से ही संपन्न किया जाता है। शालाओं की परिस्थितियां भी निर्देशन कार्यक्रम की सफलता का हिस्सा बनती है, क्योंकि कार्यालय के जो क्लर्क होते हैं वो पूरे निर्देशन कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार करते हैं। कितने छात्र इसमें जुड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, कितने बजे से कितने बजे का प्रोग्राम होगा, कौन कौन से सदस्य इसमें आएंगे, ये प्रॉपर रूप से एक ब्यौरा होता है जो क्लर्कों द्वारा लिखा जाता है और ये इस कार्यक्रम की जानकारी हमें आगे भी देता है। इसीलिए इस चीज़ को एक संचित निधि के रूप में लिखा जाता है और जिससे हमें आगे और प्रोग्राम करने के लिए इसमें सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है अपना निर्देशन कार्यकर्ताओं को पर्याप्त समय की उपलब्धता। निर्देशन कार्यकर्ताओं को पर्याप्त समय की उपलब्धता। किसी
एक अध्यापक को निर्देशन कार्यक्रम का भार देते हुए उसे विद्यालय के अन्य कार्यों से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम उस व्यक्ति को उस कार्य से स्वतंत्र रखते हैं तो वो अपने इस निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाता है। ये हम भी जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है, अगर उसको वही कार्य प्रदान किया जाए तो वो व्यक्ति उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न करता है। और उस कार्य को संपन्न करने के लिए एक पूरी तरीके से व्यवस्था करने के लिए हमें उसे और कार्यों से फ्री रखना चाहिए, जिससे वो अपने निर्देशन कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि बच्चे इससे लाभ उठा सके। अगला है निर्देशन समिति का निर्माण करना। निर्देशन समिति का निर्माण करना निर्देशन समिति का निर्माण करना, इसका अगला पॉइंट है, प्रत्येक शाला में एक निर्देशन समिति का गठन आवश्यक होता है, जिसका अध्यक्ष संस्था प्रधान स्वयं होना चाहिए। इसके सहयोग के लिए अन्य अध्यापकों की रुचि भी आवश्यक होती है, क्योंकि एक संस्था प्रधान एक निर्देशन समिति का अध्यक्ष या मेन रूप से जो कार्यकर्ता होता है वो होता है, वही इस पूरे प्रोग्राम को देखता है, किस प्रकार कैसे कार्यक्रम का आयोजन करना है, और वह इस कार्यों में अपने अन्य अध्यापकों का सहयोग लेता है। और वो उनका सहयोग सही तरीके से तभी दे पाएंगे जब वो स्वयं इस कार्य में रुचि लेंगे। निर्देशन समिति के कुछ प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं, जो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। निर्देशन समिति के उत्तरदायित्व, कुछ मेन उत्तरदायित्व हैं इनके, जो मैं बता रही हूँ। शाला के निर्देशन आवश्यकताओं का अध्ययन। सर्वप्रथम जो आवश्यकता है वो है शाला की निर्देशन आवश्यकताओं का अध्ययन। सबसे पहला जो दायित्व आता है निर्देशन समिति का, वो यह आता है कि पहला कार्य हमें यह जानना होता है कि निर्देशन हमें या बच्चों को किन किन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ रही है। जैसे बालकों को कोई मेन समस्या है कि यहाँ पर हमें निर्देशन की आवश्यकता है, जैसे खेल के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि निर्देशन में सहगामी क्रियाएं भी शामिल होती है। इसीलिए सर्वप्रथम निर्देशन समिति का दायित्व होता है बच्चों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना। सेकंड है शाला के साधन सुविधाओं का अध्ययन तथा उपयोग कैसे किया जाए। शाला के साधन सुविधाओं का अध्ययन एवं उपयोग। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी निर्देशन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके बाद हम अपने ही विद्यालय में, शाला में ये देखते हैं कि इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं और हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद निर्देशन कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण। तीसरा है कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण।
निर्माण। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या साधन और सुविधाएं उपलब्ध है और हम इनका कैसे उपयोग करते हैं, फिर हम एक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करते हैं कि कहाँ हमें कौन से साधन लगाने हैं, किस प्रकार बैठक व्यवस्था करनी है, कितने बच्चों को शामिल करना है, कौन कौन से अतिथि आएंगे, कितने अतिथियों की संख्या होगी, विद्यालय के या निर्देशन समिति के कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे, इन सारी चीज़ों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर इसके बाद आता है शिक्षकों का उत्तरदायित्व का निर्धारण। क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको पूरी संस्था एक रूप से ऑर्गेनाइज करती है, तो इसमें शिक्षकों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है कि उत्तरदायित्व का निर्धारण। शिक्षकों के उत्तरदायित्व का निर्धारण इसका अगला कदम होता है, क्योंकि सभी शिक्षकों को ये हमें भी पता है कि जब एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को कोई भी दायित्व सौंपा जाता है तो वो व्यक्ति उस कार्य को बड़ी कुशलता से करता है। इसी प्रकार एक पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, और ये कार्य अगर उत्तरदायित्व के आधार पर बांट दिए जाते हैं तो वो व्यक्ति जिसको उस कार्य का दायित्व दिया जाता है वो उसे सही तरीके से पूर्ण करता है। अतः शिक्षकों को अलग अलग से कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, आपको बच्चों का ध्यान रखना है, आपको आने वाले अध्यापकों प्रशासकों का या निर्देशनकर्ताओं का ध्यान रखना है, किस समय तक कितना प्रोग्राम को करना है, इन सब की जो व्यवस्था होती है वो उत्तरदायित्व के रूप में शिक्षकों को दी जाती है। फिर है अन्य शालाओं के कार्यक्रम का समन्वय। अन्य शालाओं के कार्यक्रम का समन्वय। कार्यक्रम में थोड़ा अपन लाइन चेंज कर देते हैं। अन्य शालाओं के कार्यक्रम में समन्वय, क्योंकि हम निर्देशन के कार्यक्रम को अन्य शालाओं के कार्यक्रम में समन्वय इसीलिए करते हैं क्योंकि एक कार्यक्रम जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे इस कार्यक्रम में जब उसका मूल्यांकन होता है तो पता चल ही जाता है कि इस कार्यक्रम में क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या और सुधार होने चाहिए। इसी वजह से निर्देशन कार्यक्रम में अन्य शालाओं के कार्यक्रम का भी समन्वय किया जाता है। इसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट आता है 8, जो निर्देशन कार्यक्रम में भौतिक सुविधाओं का प्रावधान। निर्देशन कार्यक्रम में भौतिक सुविधाओं का प्रावधान कि हमें कार्यक्रम में कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं देनी है या भौतिक सुविधाओं को अरेंज करना है। निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था में उपलब्ध समस्त साधनों का समुचित उपयोग करना होता है। निर्देशन कार्यक्रम के लिए निम्न भौतिक साधन होने चाहिए। ये 2 प्रकार के भौतिक साधन होते हैं जिनको हम इस प्रकार समझेंगे। पहला है अपना निर्देशन कक्ष। निर्देशन कक्ष और दूसरा होता है अपना निर्देशन कक्ष की भी व्यवस्था जो करनी होती है
और दूसरा होता है सूचनाओं के संकलन एवं संरक्षण हेतु साधन। सूचनाओं के संरक्षण हेतु साधन। निर्देशन कक्ष। निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र निर्देशन कक्ष होता है, क्योंकि इस कक्ष में रहकर ही इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि वहाँ पर फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सियाँ, लेखन सामग्री, अलमारियाँ, सूचना पट्टी तथा सुझाव पेटी का होना जरूरी होता है, क्योंकि ये एक निर्देशन कक्ष को प्रोग्राम के लिए आकर्षक बनाता है। उसका वातावरण सुविधाओं के कारण, भौतिक सुविधाओं के कारण कक्ष का वातावरण निर्देशन कार्यक्रम के लिए अनुकूल हो जाता है। फिर आता है सूचनाओं के संकलन का या संचरण का हेतु साधन। पुस्तकालय में निर्देशन कोष का निर्माण करने हेतु कुछ अलमारियां, डिस्प्लेस हेतु बुलेटिन बोर्ड आदि का प्रावधान अनिवार्य है, क्योंकि जो भी सूचनाएं हम बालकों को देना चाहते हैं वो डिस्प्लेस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं। हम नोटिस बोर्ड पर ये चीज़ें चिपका सकते हैं। ये सभी सामग्रियां वातावरण को प्रभावित बनाने में मदद करती है। अतः विद्यालयों में निर्देशन की भूमिका को हमने एक पूरे प्रोग्राम के रूप में समझा है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। नमस्कार।